Assalamu alaikum, students. I hope you will be doing great and well. Today I just came up with a new topic, which is Jane Austen as a moralist. So, I am going to discuss this topic with the reference to the Pride and Prejudice novel, which is written by Jane Austen. So, we have already discussed the summary and the characters of this novel, and the most important question of from this novel is Jane Austen as a moralist, because this question have been repeated since the 2014 past uh, onwards. Like in past papers, I have seen in the 2015, 2016, 17, 18, and 19. All of these question papers have this common question, um, which is very important and somehow a little bit difficult as well. So, we are going to continue this topic with some references from this novel, because remember one thing, that whenever you are going to discuss one topic from any novel or from about any writer, you are supposed to add some reference, or reference with the biography, or the reference to the novel. Like one aspect you have found in the biography of the writer, that aspect you have to, and you are supposed to discuss with the reference of this novel, or the current or whatever novel is would be mentioned there. So here is Jane Austen as a moralist. There must be many statements, similar statements that could be possible in your paper. So remember one thing, that the question may be such as Jane Austen as a moralist. Jane Austen was a moralist and 18th century moralist. लाइक आपके क्वेश्चन पेपर में हर तरह से स्टेटमेंट चेंज करके भी कहा जा सकता है, लेकिन उसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होगा. आपको अगर जेन ऑस्टन एज अ मॉरलिस्ट पूछा जाए, तो भी आपने यही सारा लिखना है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर ये स्टेटमेंट प्रॉपरली इस तरह से दी हो, तब भी आप यही लिखेंगे. तो अगर सिर्फ मॉरलिस्ट का लिखा हो, इट मीन्स यू आर सपोज टू डिस्कस द नॉवल एज वेल. आपने सिर्फ जेन ऑस्टन को एज अ मॉरलिस्ट डिस्कस नहीं करना है, आपने उसके एस्पेक्ट्स बताने हैं कि आप जिस नॉवल आपने जो नॉवल पढ़ा है उसका आपने रेफरेंस देना है कि हम इस नॉवल में ये चीज़ें देख रहे हैं जो जेन ऑस्टन के उसकी बायोग्राफी में या उसकी एज में आपने ये चीज़ें देखी हैं. वही चीज़ें हमें इसमें जो है वो नजर आती हैं. साथ साथ आपने रेफरेंस या कोई भी अगर आपके पास कोट है कोई, आप याद कर लेते हैं नेट से या इस तरह का कोई, तो वो दैट्स वेल एंड बेटर. ठीक है. तो कोशिश ये करनी है कि रेफरेंस के साथ अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करें. अदरवाइज आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये हवाई बातें समझी जाती हैं. एग्जामिनर आपको इसके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देगा जब तक आप अपना पॉइंट जस्टिफाई नहीं करेंगे. तो हर पॉइंट को जस्टिफाई करने का तरीका ये है कि आप उसका रेफरेंस दें या उसका कोई भी प्रूफ पेश करें. ठीक है. ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जैसे अदालत में एक वकील जो है, अगर अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने जो उनका उसका मुवक्किल है उसके लिए अगर वो लड़ रहा है, तो वो मुंह से कुछ भी कह के वो प्रूफ नहीं कर सकता. किसी बात के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकता जब तक उसके पास गवाह या कोई सबूत ना हो. ठीक है. तो सेम एज केस विद दिस नॉवेल्स, दिस पोइट्री एंड ड्रामा एज वेल, कि जब भी आपने कोई बात करनी है, कोई पॉइंट आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है, उसको जस्टिफाई करना जरूरी है. ओके. So let's start with the this topic. Okay, Jane Austen was a moralist and 18th century moralist. As you all know, कि Jane Austen 1770 में पैदा हुई थी और 1870 में इसकी डेथ हो गई थी. तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेट 17th सेंचुरी है, लाइक लेट एक सेंचुरी का जो लेट हम कहते हैं ना कि लेट 18th है या लेट 18th सेंचुरी है, लेट 17th सेंचुरी है. इट मीन्स कि वो 50 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको कह रहे होते हैं लेट. और अर्ली जो है, फर्स्ट 50 इयर्स जो होते हैं उसको अर्ली में कहते हैं. तो जेन ऑस्टिन का जो टाइम पीरियड था वो लेट 17 और अर्ली 18 सेंचुरी तक था.
तो उसने 18th सेंचुरी में रह के कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट ऐड किए थे जो कि 18th सेंचुरी में भी हमें मिलते हैं। तो 18th सेंचुरी में ऑल्दो उसने 16-17 साल ही उसके रहे ज़िंदगी के, लेकिन उन सालों में उसने जो कुछ उस टाइम पीरियड के पोएट्स और राइटर्स से जो कुछ भी सीखा, उसको अपने नॉवेल्स में उसने ऐड करने की कोशिश की, ठीक है? अडॉप्ट किए, उनकी जो एबिलिटीज़ थी, उनकी जो यानी क्वालिटीज़ थी नॉवेल लिखने की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसको अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे कुछ आगे आपको रेफरेंसेस नज़र आएँगे, कुछ पॉइंट्स के, कुछ राइटर्स के, तो ये भी आपने याद करना है क्योंकि आप एज़ अ मॉरलिस्ट को 18th सेंचुरी मॉरलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर 18th सेंचुरी के कुछ राइटर्स को, कुछ पोएट्स के नेम आपको याद होने चाहिए। So Jane Austen was a moralist and 18th century moralist. In some aspects, she was the last and finest flower of that century at its quintessential. Quintessential का मतलब है टिपिकल, ठीक है? अपनी सेंचुरी की एक बहुत ही कहते हैं ना फाइनेस्ट फ्लावर यानी कि जो सबसे अच्छा वाला हम कहते हैं ना फूल है वो है। तो सबसे अच्छी वाली राइटर जो है ना ग्रेट राइटर्स में इसका नेम आता है, ठीक है? सो कहते हैं कि इसके बाद जो इस तरह के नॉवेल्स थे वो किसी और राइटर ने नहीं लिखे, ठीक है? कंसेंशुअल का मीनिंग मैंने आपको बताया टिपिकल है, तो टिपिकल इस मानों में है कि जिस सेंचुरी में जेन ऑस्टिन पैदा हुई थी 17th सेंचुरी में, वो बहुत ही टिपिकल सोसाइटी थी। ऑल्दो 18th सेंचुरी भी थी लेकिन उसने अपनी सोसाइटी को ज्यादा डिपिक्ट किया हुआ, ठीक है? क्रिटिसाइज किया हुआ। शी वाज बोर्न अ फ्यू इयर्स लेटर देन वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज एंड स्कॉट। ये वो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं जो आपने नेक्स्ट ईयर पढ़ने हैं मॉडर्न पोइट्री में। तो ये बहुत फेमस पोइट्स हैं जो आपने जिनकी रेफरेंसेस जिनके नेम्स आपने याद रखने हैं। तो इनके कुछ साल बाद ही मतलब ये सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनके पैदा होने के कुछ साल बाद ही ये जैन ऑस्टिन पैदा हुई थी। सो लाइक इनसे भी इसकी कुछ कुछ अडॉप्टेशन आपको मतलब नजर आएगा, फर्क नजर आएगा आपको दोनों की राइटिंग्स में फर्क नजर आएगा। When she died, Byron was famous and Shelley and Keats had already published. जब उसकी डेथ हुई थी लाइक 1870 में उसकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे बायरन जो कि एक ये भी एक फेमस राइटर था, शैली और कीट्स ये भी फेमस पोइट्स थे। तो इनकी पब्लिशिंग ऑलमोस्ट कुछ की हो चुकी थी, कुछ इनकी पोइट्री अभी मतलब साथ साथ वो हो रही थी। तो ये एक सिलसिला उस टाइम पे चल रहा था। शी बिलोंग्स टू द पीरियड नोन एज द रोमांटिक रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ इमेजिनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने 17th सेंचुरी का डिस्कस किया था बैकग्राउंड, तो हम मैंने आपको बताया था कि रिवाइवल ऑफ इमेजिनेशन इसको इसलिए कह रहे थे। रिवाइवल होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है? किसी चीज की इम्प्रूवमेंट होती है बाय द टाइम। तो रिवाइवल ऑफ इमेजिनेशन इसलिए कहा जाता है कि ये एक रोमांटिक एज थी। तो रोमांटिक एज वो रोमांस जो है वो नेचर वाला रोमांस यहाँ पे उसको रोमांटिक एज कहा गया, ठीक है? रोमांटिक एज में जो शैले कीट्स और वर्ड्सवर्थ और जिन इन्होंने जो लिखा है ये इन्होंने इमेजिनेशन पे लिखा है। इमेजिनेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आपको फैंटेसी नजर आए किसी चीज में, आपको किसी के फिक्शन के एलिमेंट्स नजर आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इमेजिनेशन उस सेंस में है रोमांटिसिज्म नेचर को लेके, और इमेजिनेशन इसलिए है कि नेचर को लेके जो इमेजिनेशन क्रिएट की जाती है। जैसे आप कीट्स या जो है वो आगे पढ़ेंगे या मे बी बीएससी में भी आपने पढ़ा हो, कुबला खान आपने पढ़ी थी, ठीक है? वो एक इमेजिनेशन बेस्ड है, हालांकि वो नेचर एलिमेंट्स हैं सारे उसमें, लेकिन वो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन कैसे है? उसकी वजह ये है कि पोइट्स का कहना है कि हम अपनी इमेजिनेशन में नेचर को इमेजिनेट करते हैं और उसके थ्रू अपने डिप्रेशन को रिवील करते हैं। तो उनका ये कहना था कि इंसान अगर अपने डिप्रेशन से बाहर आना चाहता है, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहता है, तो उसके लिए नेचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको लेके उन्होंने एक इमेजिनेटिव लाइफ जो है ना, एक ऐसा वो एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट किया हुआ है अपनी पोएट्री में, ठीक है? सबने। तो ये आप देखेंगे, इस वजह से इसको रोमांटिक रिवाइवल और रिवाइवल ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं, ठीक है? ये दीज टाइटल्स नो सूट हर द लीस्ट। अब ये टाइटल्स जो हैं जेन ऑस्टन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि उसने इमेजिनेशन से कोई ऐसी चीज नहीं बनाई, क्योंकि उसने
रियलिस्टिक नॉवेल्स लिखे हैं, उसने जो भी कैरेक्टर्स बनाए हैं, जो भी कुछ लिखा है वो सारे रियलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। her novels belong essentially to the age of Johnson and Copper, उनकी एज से बिलोंग करते हैं क्योंकि उसने सोसाइटी को, मॉरल वैल्यूज को, सोशल वैल्यूज को डिपिक्ट किया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुली। ओके, नेक्स्ट इज द हेडिंग। अच्छा, हेडिंग मैं आपको बता दूं कि आप देते हैं हेडिंग तो दैट्स वेल एंड बेटर, कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है पेपर में। आप अपने खुद से भी, आप जो लिखने वाले हैं आपको पता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, तो उस लिहाज से आप उसकी हेडिंग क्रिएट करें कुछ भी, जो कि बहुत ही मतलब शॉर्ट हो, बहुत लॉन्ग भी ना हो, एक लाइन जितनी भी ना हो जाए। तो हेडिंग्स जो है ना वो अच्छी होती हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर को इजीली पता चल जाता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आपके माइंड में क्या है, उसको आपका जो है ना वो जितनी आपने प्रिपरेशन की होती है उसको पता चल जाता है, ठीक है। तो जब अब पैराग्राफ में भी लिखना अच्छी बात है कि आप जब नई बात, अपने कोई इंपॉर्टेंट बात शुरू करनी होती है, वो आप पैराग्राफ के थ्रू ही आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप जितनी हेडिंग्स हो सके साथ साथ ऐड करते जाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन में 3 to 4 हेडिंग्स तो आपकी होनी चाहिए। ओके, जेन ऑस्टन क्लासिज्म। ओके, जेन ऑस्टन क्लासिज्म, क्लासिज्म मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्लासिज्म एक लिटरेरी स्टाइल, और कहते हैं आप, इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि ऐसे नॉवलिस्ट को कहा जाता है जो कि जिनमें लाइक बहुत क्या लें कि एक स्टाइल है लिटरेचर में, आर्ट है लिखने का, जिसमें एक ऑर्गेनाइज वे में आप राइटर्स लिखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू, जिसमें लाइक लोअर लेवल को भी वो इंक्लूड करते हैं और हायर लेवल को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक कोहेरेंस क्रिएट करते हैं उसमें, कंटिन्यू रखते हैं, कुछ स्टाइल ऐड करते हैं, मतलब एक ऐसा जो है ना, ये एक ग्रीक, एंशियंट ग्रीक और रोमन जो है ना वो उनके एक क्वालिटीज थी, जो ऐसे नॉवलिस्ट थे वो लिखते थे बहुत स्टाइल के साथ, आर्ट के साथ, और बहुत ही हार्मनी के साथ, जो है एक चीज को ऑर्गेनाइज करके और फॉर्म्स और स्टैंडर्ड को ऐड करके लिखना। तो ये उन जो है ना राइटर्स को क्लासिकल राइटर्स कहा जाता था। तो क्लासिज्म इसी वे में आ जाता है कि जो राइटर्स इस तरह के अच्छे बेस्ट फॉर्म और स्टाइल में जो लिखते हैं, ऑर्गेनाइज वे में नॉवेल्स लिखते हैं, उनको जो है ना वो क्लासिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जेन ऑस्टन का क्लासिज्म कैसा था। शी इज indeed a classic novelist. Okay, everything shows a delicacy of touch, a sense of balance, a savor reasonableness, a harmony of the mind in which intellect is paramount. एवरीथिंग शोज ऑफ डेलिकेसी। डेलिकेसी क्या होता है? डेलिकेसी ऐसे वो क्या है कि ब्यूटीफुली, किसी चीज की ब्यूटी को जो है ना वो कहते हैं हम डेलिकेसी। So, just sorry for the inconvenience. Okay, we were discussing about the Jane Austen's classism. तो जेन ऑस्टन के जो कहा जाता है कि उसके जो क्लासिज्म के जो क्वालिटीज थी वो क्या थी कि एक डेलिकेसी का टच हमें नजर आता है, बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज को बयान किया गया, डेलिकेसी ब्यूटीफुल को कहते हैं। अ सेंस ऑफ बैलेंस, अ सेवियर रीजनेबलनेस, यानी कि एक मुनासबत के लिहाज से हर चीज़ को उसका बैलेंस और इसके एक हर चीज़ का बैलेंस उसके सेंस के साथ क्रिएट किया गया, ठीक है। अ हार्मनी ऑफ द माइंड इन विच इंटेलेक्ट इज पैरामाउंट, हार्मनी ऑफ माइंड यानी कि एक दिमागी तौर पे हम जब देखते हैं ना कि हर चीज़, हम जब किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत आसानी से और एक रिदम में चीज़ नज़र आ रही होती है। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड भी होती है तो वो हमें बाय द टाइम हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो
उसमें जो है इंटेलेक्ट होना, यानी कि इंटेलेक्ट इज पैरामाउंट, पैरामाउंट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना। इंटेलेक्ट आपका, आपकी जो अक्ल है यहाँ पे काम करती है, ठीक है? यानी कि इन सिंपल वर्ड अगर हम आम ज़ुबान में बात करें तो आपकी अक्ल का इस्तेमाल जो है ना आपको करना पड़ता है जब आप इसकी नॉवेल्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ऐड की गई हैं। एक बैलेंस तो क्रिएट किया गया है, एक मुनासबत क्रिएट की गई है, लेकिन थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल मोमेंट्स इस तरह से, कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से ऐड की गई हैं कि आपको जो है ना वो इंटेलेक्चुअली कुछ चीज़ें समझ आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपका दिमाग का हाज़िर होना बहुत ज़रूरी है इन सिंपल वर्ड्स, ओके? So there is no unrestrained emotion or excess of passion as in the romanticist. Romanticist. Unrestrained कहते हैं किसी चीज़ को अनकंट्रोल होना किसी चीज़ का, ठीक है? कोई ऐसे अनकंट्रोल इमोशंस और पैशन नहीं क्रिएट किए गए हैं जिस तरह के रोमांटिसिस्ट ने किए हैं अपनी पोइट्री में, ठीक है? रोमांटिसिस्ट वो राइटर्स, वो पोइट्स जिन्होंने रोमांटिक एज में लिखा, ठीक है? और रोमांटिसिज्म के बारे में लिखा। ओके, ऑल दीज आर डिसिप्लिन्ड बाय रीजन एंड इंटेलेक्ट। हर चीज़ में, हर नॉवल में उसके करेक्टर के थ्रू जो उसने थीम्स और सेंट्रल आइडिया जो उसने ऐड किया है चेन ने, उसमें एक डिसिप्लिन नज़र आएगा आपको, एक रीज़न पीछे नज़र आएगी, एक रियलिटी आपको नज़र आएगी, ठीक है? जिसमें आपका इंटेलेक्ट काम करेगा। रोमांटिसिस्ट की तरह इसने अपना जो है, जैसे उन्होंने अपना पैशन लिखा है, नेचर उनको इंस्पायर करता था, ठीक है? तो उन्होंने उस पैशन को बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल, यानी कि आपकी सोच से भी बरातर है जो उन्होंने लिखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जिसको जो आउट ऑफ कंट्रोल हो इमोशंस, आउट ऑफ पैशन हो, लाइक बहुत ज़्यादा एक चीज़ को कर देना, ऐड कर देना, वो भी नहीं किया हुआ। द एलिगेंस, दिस एलिगेंस इज एज मच सीन इन हर डायलॉग्स एज इन द स्ट्रक्चर। जिस तरह से पूरे स्ट्रक्चर, हमें नॉवल का पूरा स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसी तरह से उसने डायलॉग्स को भी इसी तरह लिखा है organized way में. The wit in her novels also belongs essentially to the 18th century mod. उसका जो लिखने का तरीका है, द विट इन हर नॉवेल्स, यानी कि उसके नॉवल में जो हमें एक स्टाइल, एक फॉर्म और एक जो इंटेलेक्ट नज़र आता है उसका, वो किससे बिलोंग करता है? बेसिकली वो एटीन सेंचुरी से बिलोंग करता है, ठीक है? उस मॉड में उसने अपने नॉवेल्स को लिखा है। शी राइट्स एज वन हु इज entirely ignorant of the growing force of romanticism. उसने अपने नॉवेल्स इस तरह से लिखे हैं जैसे उसे पता ही ना हो, लाइक इग्नोरेंट होते हैं ना, हमें किसी चीज़ का हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं या हम इग्नोरेंट बन जाते हैं कि हमें इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता ये क्या होता है। तो सेम इज केस विद जेन ऑस्टन कि उसने रोमांटिक एज में रहते हुए एक इस तरह से अपने नॉवेल्स लिखे हैं जैसे ऐसा लगता है कि वो उस एज से बिलोंग ही नहीं करते, ठीक है? उसे इस चीज़ का कुछ पता ही नहीं है रोमांटिसिज्म क्या होती है, तो इसके बिल्कुल ही अपोजिट उसने अपने नॉवेल्स लिखे हैं। देयर इज़ हार्डली एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इन जेन ऑस्टन। आपको बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन मिलेगा इसके नॉवेल्स में नेचर का, अनलाइक इन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज हु डाइफाइड नेचर। डाइफाइड होता है किसी चीज़ को कह लें कि डिसओबे करना। उन्होंने लाइक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हद तक ऐड कर दिया गया, ठीक है? डाइफाइड आप इस सेंस में कह सकते हैं कि अम, उन्होंने नेचर को एक इमेजिनेटिव वे में जो है ना प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? तो लाइक वो जो है ना जेन ऑस्टन के जो कह लें कि थीम्स हैं आपको नज़र आएंगी, सेंट्रल आइडिया आपको नज़र आएगा, वो नेचर से बिलोंग नहीं करता होगा जिस तरह के वर्ड्सवर्थ के करते हैं, ठीक है? तो इन्होंने नेचर को लाइक एक तरह से उसके कह लें कि हक में भी लिखा है और उसके अगेंस्ट में भी लिखा है कुछ राइटर्स ने जो ओके इसी एज से बिलोंग करते थे। ओके, द टूर टू द लेक डिस्ट्रिक्ट्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब यहाँ पे आ गया है रेफरेंस। हमने एक बात की कि जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में आपको नेचर की डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आएगी, बहुत ही कम नज़र आएगी।
तो हमने यहाँ पे एक उसका एक बात की, उसके साथ हमने एक रेफरेंस ऐड कर दिया जबकि हम अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर दें. Towards the Lake Districts in Pride and Prejudice is curtailed, and the description of the beautiful grounds of Pemberley is too brief and general to make any impact. लाइक लेक डिस्ट्रिक्ट का जो टूर था जिसमें एलिजाबेथ जाती है, मिस्टर कॉलिंस जाता है और डैसी को भी बुलाया जाता है वहाँ पे. तो उसमें एक जनरल सी डिस्क्रिप्शन दी गई है. जितने भी एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं बहुत ही कम है. ब्रीफ होता है किसी चीज़ को बहुत ही मुख्तसर तरीके से बयान करना. तो ये जो ग्राउंड्स को थोड़ा सा बयान किया बीच में कि इस तरह का इन्वायरमेंट था या इस तरह का कोई टूर था, बहुत ही जनरल और शॉर्ट और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जिसमें नेचर को बहुत ही कह लें कि आप किसी चीज़ को ना लाइक बहुत ही ज़्यादा आप उसको अच्छी लगती है तो आप उसको बड़े ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से नहीं किया गया. Jane Austen's novels are also marked by a total concern with upper middle class, which may be attributed to the fact that this was the class she knew intimately. सो जेन के जो नॉवेल्स हैं उसमें मेन कंसर्न जो है वो क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का. और उसी से रिलेटेड उसने फैक्ट्स को ऐड किया गया है, उससे रिलेटेड जो जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको उसने ऐड किया गया है बड़ी मतलब कह लें कि डिटेल में और बहुत क्रिटिकल वे में उसने जो है ना इसको ऐड किया. इंटीमेटली कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं, ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है हमें, तो उसने इन चीज़ों को अपर क्लास और मिडिल क्लास लेवल को इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ हो, हालांकि वो खुद एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी. देयर इज thus an apathy towards the peasants and other lower classes. Apathy कहते हैं इंडिफरेंस, स्टेट ऑफ इंडिफरेंस, यानी कि जिसमें आप लैक ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस हों. इंडिफरेंस यानी कि एक ऐसे बंदा जो बहुत ही अजीब किस्म का होता है जिसमें कोई फीलिंग्स इमोशंस वगैरह हम नहीं पा देखते हैं. ठीक है, तो उसने क्या किया है कि पीजेंट्स और दूसरे जो लोग क्लास के जो लोग हैं उनको अगर डिपिक्ट किया तो उनको बहुत ज़्यादा भी डिपिक्ट नहीं किया. ठीक है, उनको मिडिल क्लास के साथ अगर थोड़ा सा इस तरह कंपेयर करने की कोशिश किया है तो वो एक लेवल पे एक बैलेंस को क्रिएट मेंटेन रखते हुए. ठीक है, वो यही नहीं है कि मतलब एक अगर लोअर लेवल के किसी बंदे को किसी इंसान को पीजेंट्स होते हैं किसान, तो उसको अगर डिस्कस किया है तो उसको बहुत ज़्यादा ही उसके पर्सनल मैटर्स को या उसके लाइक बहुत ही गरीब होने का कुछ इस तरह से उसके बारे में इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया. ठीक है, तो एक बैलेंस के साथ जो है उसने बस उनको डिस्कशन ज़रूर की हुई है लेकिन उनको इस तरह से डिपिक्ट नहीं किया डिटेल में. In Pride and Prejudice, there is no reference to any servants or people of lower classes except the servant at Pemberley. उसने अपने प्रेजुडिस, ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल है इसमें भी ऐसा कोई डिटेल्ड रेफरेंस नहीं दिया किसी लोअर क्लास के बंदे का जिसमें उसके पर्सनल कोई इश्यूज का, पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हो. बस उसका जो है अगर वो रेफरेंस हमें मिलता भी है तो पेम्बरले होटल में सर्वेंट्स का हमें जो है वो नज़र आता है कि बस वो सर्वेंट्स नज़र आते हैं काम करते हुए ये वो बस. This is totally unlike the age of romantics who glorified poor characters like Michael, the Leech Gatherer. ये दूसरे कुछ novels के characters हैं जिनका बताया गया कि जो romantic एज से जो एज में उस एज में इनको ऐड किया गया था novels में, उस तरह नहीं है. Thus, Jane Austen is more akin to the 18th century. Akin के किसी चीज़ से बिलोंग करना, रिलेटेड टू ब्लड, ऐसा लगता है कि जैसे वो उसका 18th सेंचुरी से एक ब्लड रिलेशन हो. देन द 19th सेंचुरी बोथ इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि दोनों सेंचुरीज में ही उसका जो है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा लगता है कि वो दोनों ही में फिट बैठती है. इन हर टेक्निक, जैसे टेक्निक्स जो स्टाइल्स उसने यूज़ किए है, एक्सीलेंट स्किल्स एंड प्रिसीजन इन क्राफ्ट्समैनशिप. प्रिसीजन, क्वालिटी या कोई कंडीशन या एक्यूरेट किसी चीज़ का होना. अब उसने किसानों को लेके बहुत ही एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो उनकी डिपिक्शन है वो की हुई है. ठीक है, ओके.
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ द 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट। कैसे वो इन्फ्लुएंस होके, उसने किन नॉवलिस्ट से इन्फ्लुएंस होके 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट इसको क्यों कहा गया है, इसकी रीज़न हमें यहाँ नज़र आएगी। कौन कौन से नॉवलिस्ट थे जिनकी करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और उनका स्टाइल जो है वो जेन ने अडॉप्ट किया था अपने नॉवेल्स में। इट वॉज फ्रॉम 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट who apart from Stern were all moralists that Jane Austen derived her concept of the novel। ये एक नॉवलिस्ट है, उसका नाम है, ठीक है। जितने भी मॉरलिस्ट हैं उनसे अलग हट के उसने अपना एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिराइव किया। शी एडमायर्ड रिचर्डसन, उसने रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन, जिसका मैंने आपको बताया था पहले भी, उससे एडमायर होके, उससे उससे इम्प्रेस होके, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, उससे इम्प्रेस होके उसने नॉवेल्स लिखे, द मोस्ट एंड हर हीरोज़। अपने जो है वो उसके उससे इम्प्रेस होके फिर उसने जो अपने हीरोज हैं उसको क्या किया, नाइटली इन एमा एंड इवन डार्सी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस आर ग्रैंडसोनियन फिगर्स। इन दोनों कैरेक्टर्स को अपने डिफरेंट, ये जो एमा है ये भी इसके नॉवल का नेम है और नाइटली इसके कैरेक्टर का नेम है, हीरो का। तो ये और डार्सी, उसका क्या कहना है कि ये ग्रैंडसोनियन फिगर्स हैं। ग्रैंडसोनियन फिगर्स यानी कि किसी चीज़ से रिलेट करना, किसी चीज़ का एक मॉडल और मॉडल प्रेजेंट करना जो कि 18th सेंचुरी से बिलोंग करता था, ठीक है। बट शी ओड मच मोर टू फील्डिंग, उसका जो ज़्यादा हिस्सा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओड मच मतलब उसका वो एक कहते हैं ना कि हम किसी के कर्जदार हैं, हम पे किसी का एहसान है, तो उसमें एहसान किसका था सबसे ज़्यादा, वो फील्डिंग का था, हेनरी फील्डिंग का, जिसका आपने नॉवल पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, जोसेफ एंड्रयूज। हर नॉवेल्स रिप्रेजेंट अ फेमिनाइजेशन ऑफ फील्डिंग ने अपने नॉवल जोसेफ एंड्रयूज में भी फेमिनाइजेशन दिखाई है, जिसमें उसने फेमिनाइजेशन होता है औरतों के बारे में डिपिक्ट करना, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उनके हक में हो या उनके अगेंस्ट में हो। तो आपने देखा ही है जोसेफ एंड्रयूज में कि हेनरी फील्डिंग ने किस तरह से प्रेजेंट किया था अपने कैरेक्टर्स को, फीमेल कैरेक्टर्स को। तो उसी से इंस्पायर होकर उसी से अडाप्टेशन उसकी हुई फीमेल कैरेक्टर्स की, जेन ऑस्टन ने अडाप्टेशन की और फिर अपने नॉवेल्स में उसको ऐड किया। ड्रामेटिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एक्शन थ्रू अ सक्सेशन ऑफ शॉर्ट सेंसेस एंड सीन्स एंड डायलॉग्स, सीन्स और डायलॉग से ही उसके जो है ना वो प्रेजेंट करने का तरीका, उनके ड्रामेटिक और डायलॉग मेथड जो हैं उनको उसने अडॉप्ट किया। Though keeping the right to comment, she relied more on dialogue। अगर हम ज़्यादा फर्दर कमेंट करें तो हम उसके डायलॉग्स पे ज़्यादा फोकस करें तो हमें पता चलता है कि उसने अडॉप्ट किया है, मतलब इम्प्रेस होकर उसने लिखा है किसी से। But as with Fielding, the comment is not only direct but implicit in the turn of the language. Her fiction is as much steeped in irony, both in language and situation, as his, like उसके जो लैंग्वेज, उसके डायलॉग्स और सिचुएशंस को जिस तरह से उसने आयरनी और इन चीज़ों को एक बैलेंस के साथ कंटिन्यू किया है अपने नॉवेल्स में, वो सारा हमें वैसा ही नज़र आता है जैसा कि एज हिज यानी कि फील्डिंग्स के नॉवल में था, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस अबाउंड्स इन आयरनी। अबाउंड्स, अबाउंड्स कहते हैं किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एग्जिस्ट करती है जो कोई चीज़, ठीक है, हम उसके बारे में कहते हैं अबाउंड्स, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा आयरनी अपने नॉवेल्स में ऐड की गई है करेक्टर में। जेन ऑस्टन लाइक फील्डिंग इज़ अ मॉरलिस्ट एंड अ सटायरिस्ट। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। सो हियर कम्स द मॉरल विजन। उसका मॉरल विजन क्या था जिसकी वजह से उसे मॉरलिस्ट कहा जाता है बेसिकली। ये जो वर्ड है मॉरल विजन, ये इसके लिए क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करते हैं। द चीफ एस्पेक्ट ऑफ जेन ऑस्टन्स 18th century sensibility is the moralistic bias of her vision। अपने जो मॉरलिस्टिक बायस हैं, बायस यानी कि जो अनफेयर या प्रेजुडिस है या इनटॉलरेंस जो है मॉरल वैल्यूज़ की, उसको उसने जो है वो अपने विजन्स में, अपने गोल्स में, अपने विजन होता है किसी ऑब्जेक्टिव को जो है ना शो करना, तो उसने अपना ऑब्जेक्टिव जो शो किया वो ये है कि मॉरलिस्टिक बायस को शो करना।
जा रही थी वो, ठीक है, 18th सेंचुरी में जो उसने देखे। अब ये एक क्रिटिक भी है और एक कह लें कि राइटर भी है, लेकिन बहुत बड़ा राइटर नहीं है, लेकिन इस वजह से क्रिटिक ही माना जाता है। उसने कमेंट किया है जेन ऑस्टन पे, ही सेड शी इज विद डॉक्टर जॉनसन द मोस्ट फोर्थराइट मॉरलिस्ट इन इंग्लिश। ये उसकी तरह जो है, उसका कहना था कि ये उसकी तरह जो है, जो फोर्थराइट मॉरलिस्ट था, जिसने डायरेक्ट सटायर, डायरेक्ट चीज़, मतलब एक चीज़ डायरेक्ट जो है ना वो लिखता है, हम कहते हैं ना कि आउटस्पोकन है, उस तरह से लिखता है, उसकी तरह लिखती है। एंड द अथॉरिटी विच इन्फॉर्म्स एवरी सेंटेंस जॉनसन रोट that authority which comes we feel from vast experience of life। जो अथॉरिटी जिसके बारे में वो अपने सेंटेंसेस और अपने नॉवेल्स में वो बात करता है, वही अथॉरिटी जो हम फील करते हैं कि किसी कोई अपने एक्सपीरियंस के बाद लिख सकता है। और मैसिव कॉमन सेंस, एक बहुत कॉमन सेंस की जो चीज़ें ऐड करना, ये सारी क्वालिटीज़, इंटीग्रिटी डिटर्मिन टू फेस ऑल द फैक्ट्स ऑफ लाइफ विदाउट सीकिंग रिफ्यूज इन इल्यूजन। किसी भी चीज़ को, कॉम्प्लिकेशंस को, उनको फेस करना, डिटर्मिनेशन, कहते हैं कि इल्यूजन होता है ये चीज़, किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करना। तो हर चीज़ ज़िंदगी गुजारने के जो फैक्ट्स हैं उनको फेस करना, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को, डिटर्मिनेशंस को साथ साथ लेके चलना। तो ये जो सारा उसने एक प्रेजेंट किया है अपनी नॉवेल्स में, वो किस तरह है, इन हर्स टू, यानी कि हमें जेन ऑस्टन में भी नज़र आता है। तो ये उसने, उसका ये कहना है कि ये डॉक्टर जॉनसन से भी इम्प्रेस होकर इसने अपने नॉवेल्स लिखे हैं। Indeed, there is no hint of idealizing or romanticizing her characters. कोई romanticism, कोई idealizing चीज़ हमें नज़र नहीं आती, imagination नहीं नज़र आती। The heroines of all her novels are not perfect but have their share of human follies and contradictions which often make them absurd and objects of laughter। जितनी भी उसकी हीरोइंस हैं वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ह्यूमन नेचर से रिलेट करती हैं। जो कि ह्यूमन नेचर क्या है कि हम पुलिस, यानी कि हम फुलिश भी हैं, हम कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, हम किसी की ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्ट होता है, किसी को टोकना या किसी से डिसएग्री करना। तो उसकी हीरोइंस क्या है, वो उनमें अच्छाई भी है, उनमें बुराई भी है। वो अपने ओपिनियन से एग्री, दूसरों के ओपिनियन से डिसएग्री भी करती हैं, एग्री भी करती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मिलजुल के उनको सम टाइम मीनिंगलेस भी बनाती हैं, एब्सर्ड बनाती हैं, ठीक है। और उनकी उस एब्सर्डनेस पे हमें समटाइम्स लॉफ्टर, हमें जो है ना वो नज़र आता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉफ्टर। Thus, Elizabeth Bennet, for all her wit and intelligence, is blinded by prejudice। अब उसमें क्या था कि वो एक इंटेलिजेंट थी, खूबसूरत भी थी, अक्लमंद भी थी, लेकिन शी वॉज ब्लाइंडेड बाय प्रेजुडिस। अपने इनटॉलरेंस और अपने मिस इंटरप्रिटेशन की जो उसकी आदत थी, जो उसकी क्या लें कि एक अनफेयर वो रहती थी अपने कुछ क्वालिटीज़ की वजह से। तो वो ये सारी, मतलब एक एट द सेम टाइम उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह से प्रेजेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई हमें नज़र आती हैं। एंड फेयर्स टू comprehend द इंट्रीगेट कैरेक्टर्स। और जो कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स जो लोग उसके सामने नज़र आते हैं, उनको वो समझने में देर कर देती है, ठीक है। इंट्रीगेट होता है कॉम्प्लिकेटेड। Jane Austen is concerned with the growth of an individual's moral personality measured by the most exacting standards of 18th century values। जेन ऑस्टन का जो मेन कंसर्न है वो क्या है, विद द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स मॉरल पर्सनैलिटी। उसका ये कहना है कि इंडिविजुअल की मॉरल पर्सनैलिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। उसकी उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ की ग्रोथ है उसकी पर्सनैलिटी में, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से वो सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में सफ़र करना, उसके लिए सर्वाइव करना, उस लिहाज से सोसाइटी के लिए भी बेहतर हो सकता है। तो इंडिविजुअल की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसका जो मेन कंसर्न है वो इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, लेकिन वो सोसाइटी को लेके जो इंडिविजुअल की बात करती है, वो इंडिविजुअलिटी की पर्सनल जो है ना वो एग्जिस्टेंस पे बात नहीं करती कि एक इंसान को सेल्फिश होना चाहिए या सिर्फ वो अपने बारे में सोचे, या सिर्फ वो ये नहीं कहती। वो ये कहती है कि हर इंसान की मॉरल ग्रोथ होनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी को साथ लेके चल सके। ओके। और उसने 18th सेंचुरी के स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए ये सारा कुछ लिखा है। ये पॉप है, पॉप आप पढ़ेंगे इसी साल,
तो उसका आपको रेफरेंस यहाँ पे नज़र आया। पॉप स्क्रिप्टम कि वो एक कैटेगरी यूज़ करता है, एक टर्म यूज़ करता है, नो दाई सेल्फ मतलब योर सेल्फ अंडरलाइन द थीम ऑफ ईच ऑफ हर नॉवेल्स। यानी कि ये जो टर्म है ये उसके नॉवेल्स में अक्सर हमें उसकी थीम्स में नज़र आती है। Okay, the conclusions of Jane Austen's novels are always the achievement of self-respect and a principal means of such an achievement. जितने भी इसके नॉवेल्स हैं उसका कंक्लूजन जब हम करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट की अचीवमेंट वहाँ पे दिखाई है और एक परफेक्ट सिंपथी यानी कि द लीग ऑफ ए परफेक्ट सिंपथी बाय अनदर हु इज वन स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट। हमें नज़र आता है कि उसने कि कौन सी अचीवमेंट्स हमें नज़र आती हैं उसके नॉवल के कंक्लूजन में। हमें सेल्फ अचीवमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट की अचीवमेंट हमें नज़र आती है। तो सिंपथी दूसरों के साथ सिंपथाइज करना, उनके स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट्स को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, और काउंटर पार्ट्स यानी कि मैटर्स जो होते हैं उनमें दूसरों को इन्वॉल्व होना और एक दूसरे की हेल्प आउट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना, ठीक है, बैलेंस के साथ लेके चलना। तो ये हमें कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं उसके हर नॉवल में। हेंस मैरिज इज़ अ मेजर थीम in Pride and Prejudice. Jane Austen traces Elizabeth's prejudice and her anguished, यहाँ पे एक मिस्टेक है, anguished UISH आता है, यहाँ पे U के बाद I आता है, anguished recognition of her own blind prejudice before she is united with Darcy in a marriage based on mutual respect, love and understanding. हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में मैरिज की थीम नज़र आती है, ठीक है, जिसमें एलिजाबेथ का जो प्रेजुडिस है और जो उसकी एंग्विश्ड कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन के किसी को परेशान करना, टॉर्चर करना, ठीक है, एंग्विश होता है टॉर्चर करना किसी को। तो यहाँ पे उसकी जो रिकॉग्निशन थी वो थोड़ी सी हमें उसके टॉर्चर नज़र आता है कि किसी को पहचानने में उसने बहुत थोड़ी बहुत देर कर देती है वो अपनी प्रेजुडिस की वजह से, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ हर ओन ब्लाइंड प्रेजुडिस, अपने प्रेजुडिस की वजह से ये इसकी ब्लाइंडनेस जो है ना हमें नजर आती है कि वो किसी को अपने आप को ही वो फिर टॉर्चर करती है अपनी इस प्रेजुडिस की वजह से, तो किसी को पहचानने की में देर कर देती है। बिफोर शी इज यूनाइटेड विद डार्सी इन अ मैरिज, उससे शादी से पहले उसका जो ये जो टाइम पीरियड चलता है किस तरह चलता है ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। इन अ मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट लव एंड अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद इन सारे इस सफ़र करने के बाद एक्सपीरियंसेस के बाद उनको क्या वो एक ऐसी शादी वो करती है एक ऐसे इंसान से जिसके उसमें उसे क्या मिलता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, उसमें लव और अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आती है, ठीक है। हर मॉरल कंसर्न थ्रू अनऑब्ट्रूसिव अनऑब्ट्रूसिव कहते हैं हम्बलनेस को, ठीक है, किसी चीज़ का किसी इंसान का अच्छा होना, बाकिरदार इंसान जो कहते हैं उसका जो है वो मॉरल कंसर्न, बाकिरदार होना किसी का हम्बल होना, ये सारी चीज़ें इज़ एवर प्रेजेंट, ठीक है। हमें अच्छा हमें इन सारे जो है वो नज़र आते हैं जितने भी इसके कह लें कि कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के और थीम के थ्रू हम ये चीज़ें जो है ना देख सकते हैं। तो इसके इन सारे जो उसके ये जो तीनों हमें चीज़ें ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट लव एंड अंडरस्टैंडिंग हमें नज़र आती है, ये सारे उसके मॉरल कंसर्न्स थे, ठीक है, कि उसका ये कहना था कि ये हैप्पी मैरिज जो है ना वो ये होती है, ना कि जिस तरह से मिस्टर और मिसेस बेनेट की लाइफ थी इस तरह से। Okay, the marriage of Lydia, Wickham, and Collins and Catherine and of the Bennets served to show why their failure the propriety of Elizabeth Darcy marriage. इन दोनों की मैरिज के बरक्स थी बाकी सब की मैरिजेस, ठीक है, उनमें ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती, म्यूचुअल रिस्पेक्ट लव अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। There is a condemnation of two of the moral irresponsibility of Mr. Bennet and the vulgarity of Mrs. Bennet, which makes them failures as parents and leads to the flightiness of their younger daughters. Flightiness, um, flightiness कहते हैं tendency to change one's mind, यानी कि आप अपने माइंड को
इतना फ्लेक्सिबल रखते हैं कि आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशंस। आप देखते हैं सच क्या है झूठ क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ये उनकी बेटियों ने किया कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स फेलियर्स, कंडीशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को चेंज किया। तो लेकिन यहाँ पे क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट में हमने ये डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों की, फादर और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मदर फादर की इरिस्पॉन्सिबिलिटी है और मदर की वल्गैरिटी। वल्गैरिटी होता है किसी का रिडिकुलस होना, लाइक मॉरल इमोरल वैल्यूज को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है वल्गैरिटी का वर्ड। तो वो जो है एज अ पेरेंट्स दोनों फेलियर्स थे, ठीक है, अपनी बेटियों के मामले में। ना वो उनको मॉरली सपोर्ट कर सके, ना उनको पर्सनल लाइफ में उनको कुछ हेल्प कर सके। जो कुछ किया उन्होंने अपने बिहाफ पे किया। The 18th century moral concern of man in relation to society is also evident in Pride and Prejudice। उसके जो 18th सेंचुरी मॉरल कंसर्न है मैन से रिलेटेड और उसके सोसाइटी से जो ताल्लुक है, ये भी एक मॉरल कंसर्न था, ठीक है। ये भी हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में नजर आता है। अनलाइक द रोमांटिसिस्ट हु एम्फसाइज द इंडिविजुअल, जिन्होंने इंडिविजुअलिटी पे काम किया है, रोमांटिसिस्ट जितने भी थे रोमांटिसिज्म पे जिन्होंने लिखा, उनका मॉरल कंसर्न इंडिविजुअलिटी था। उनका ये लगता था कि इंडिविजुअल का अपने आप पे इंसान का फोकस होना चाहिए, ना कि as a whole with society, ठीक है। Jane Austen in typical classical fashion upholds the organic unity of society। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका ये मानना है कि सोसाइटी के साथ इंसान का रिलेशन है और उसी के साथ लेके चलना चाहिए इंसान को। सोसाइटी के बगैर उसका कोई जो है ना वो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है इंसान की। तो इंडिविजुअलिटी कि वो बात तब करती है जब सोसाइटी से रिलेशन आता है। इंडिविजुअलिटी, इंसान इंडिविजुअली अच्छा होगा तो वो एक सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट कर सकेगा, जन्म दे सकेगा। तो उसका ताल्लुक बहुत बड़ा, बहुत गहरा ताल्लुक है सोसाइटी से। शी स्ट्रेसेस द ड्यूटी ह्यूमन बीइंग्स आउट टू अदर्स। वो इस बात पे जोर देती है कि इंसान की बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो दूसरों, मतलब दूसरों की तरफ, हम कहते हैं हमारे हुकूकुल इबाद, हुकूकुल जैसे हम इंसानों के आपस में एक हुकूक कहते हैं कि अ, जैसे इस्लाम में हम कहते हैं कि हुकूकुल इबाद भी हैं और जिसमें हमें बंदों के हुकूक भी नज़र आते हैं। तो यही बात हम अब ये इस चीज़ को इस्लाम से रिलेट नहीं कर देना, मैं बस अब एक एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि शी स्ट्रेसेस द ड्यूटी ह्यूमन बीइंग्स आउट टू अदर्स, यानी कि वो कहती है कि एक इंसान होने की हैसियत से हर इंसान का दूसरे इंसान पे फ़र्ज़ बनता है कि वो उसका भी सोचे, अपने साथ जुड़े लोगों का सोचे। जुड़े लोग सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं होते हैं बल्कि आपके हमसाए भी होते हैं, आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं। To society and and maintains that individual desires have to be subordinated to the large social good. Even love is to be interpreted less as an individual act than a social act। यानी कि वो कहती है कि इंसान, उसने लव को भी एक इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि वो जब सोशल लेवल पे बात आती है तो फिर इंडिविजुअल की ये पर्सनल लाइफ में जो एक लव का जो एलिमेंट है वो भी पीछे रह जाता है जब सोसाइटी की बात आती है। तो ये वो कहती है कि ये भी पीछे रह जाना चाहिए। आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, आप सैक्रिफाइस करें, लेकिन एक अच्छी सोसाइटी को मेंटेन रखें, ठीक है। एक एक कह लें कि अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए, ठीक है, अपने बारे में ना सोचें सिर्फ़, दूसरों के बारे में भी सोचें, उनको साथ-साथ लेके चलें, अपनी सोसाइटी को साथ लेके चलें। इस चीज़ पे ज़ोर दिया। ये जो लाइन्स है ना, ये आप ऐड कर सकते हैं, जो थीम आपने पढ़ी इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, यहाँ पे ये पैराग्राफ जो सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी आपको यहाँ पे लाइन्स नज़र आते हैं, आप उसको उठा के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। ओके, the Lydia become elopement, passionate, and irresponsible is an example of how social harmony may be disrupted and how other lives may be ruined by the selfish act of the individuals। यहाँ पे एग्जाम्पल हमें इन दोनों के थ्रू मिलती है कि इनका जो घर से भाग जाना और एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एग्जाम्पल हमें वो नज़र आती है कि किस तरह इन्होंने, इनकी वजह से दूसरी जो पूरी सोसाइटी और जो पूरी फैमिली थी उनकी ज़िंदगियों पे किस तरह से असर पड़ा, ठीक है। सिर्फ
अपने इंडिविजुअल होने पे, अपनी इंडिविजुअलिटी पे सोचने की वजह से, ठीक है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज सो vehemently denounced। vehemently आप कह सकते हैं कि फोर्सफुली या किसी चीज़ का पैशनेट होना, ठीक है। डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, तो फोर्सफुली या पैशनेटली किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ पे अटैक करना, ठीक है। तो इस तरह से उसने इंडिविजुअल पे अटैक किया है। द मैरिजेस विच एंड द बुक आर शोन इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिलीज कंसर्न। उसका ये कहना है कि जितनी भी शादियां एट द एंड ऑफ बुक होती हैं इस नॉवल में, उस सबका कंसर्न क्या था एट द एंड, कि वो सब, उनकी शादियां तो होती हैं लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती हैं, पेरेंट्स भी खुश होते हैं, फैमिली सबकी एग्री होती हैं, ठीक है, सबकी फैमिलीज। तो यहाँ पे बेसिक कंसर्न क्या नजर आता है हमें, फैमिली कंसर्न नजर आता है, फैमिलीज कंसर्न। Marriage of Elizabeth and Darcy, Jane and Mr. Bingley brings happiness and stability to everyone, not simply to themselves। ये सारे पॉइंट्स आप इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी वाली जो थीम है आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनके उनकी जो शादी थी वो उससे ना सिर्फ बहुत स्टेबल और हैप्पी थे, बल्कि उनकी सोसाइटी, उनकी फैमिलीज भी खुश थे इनसे। ओके। However, complacent adherence to accept social attitude is not what Jane Austen emphasizes। ये सारा जो है वही जेन ऑस्टन के जो है वो कंसर्न से रिलेटेड है, वही आप खुद देख लेना एक दफ़ा, एक एग्जांपल ही है। Okay, last topic of this discussion is 18th century style। 18th century style क्या था ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। Jane Austen's major affinities with the culture of 18th century also extends the stylistic modes it fostered। fostered होता है किसी चीज़ को encourage करना, ठीक है। affinities हम कहते हैं आप कह सकते हैं कि लाइक 18 सेंचुरी में जो कहते हैं ना कि हम एम्पथी शो करना किसी के थ्रू, ठीक है। मेजर अफिनिटीज विद द कल्चर ऑफ द 18 सेंचुरी, उसकी जो एम्पथी थी, यानी कि एम्पथी होता है किसी चीज़ के, किसी इंसान के जूते में पाँव डालना, यानी कि उसके दर्द को महसूस करना। तो उस कल्चर के 18 सेंचुरी कल्चर को जिस तरह से उसने फ़ील किया, ठीक है, उसके जो इमोशंस थे, जिस तरह से उसकी फीलिंग्स थी, उसको, उस कंसर्न को उसने शो करने के लिए अपना ये स्टाइल जो है ना अडॉप्ट किया, 18th सेंचुरी का ये स्टाइल अडॉप्ट किया। देयर इज़ मच यूज़ ऑफ आयरॉनिक कमेंट्री। आयरॉनिक कमेंट्री बहुत ज़्यादा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, आयरनी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। तो ये बहुत ज़्यादा उसने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू शो किया है, उनके मॉरल कंसर्न्स को सोशल क्लासेस के थ्रू शो किया है, एंड जनरलाइजेशंस व्हिच डेलिबरेटली क्रिएट अ टोन ऑफ रिजर्व, फॉर रिजर्व इज द प्रूफ ऑफ डेकोरम, ठीक है। कि ये सारी चीज़ें, डेकोरम होता है करेक्टनेस को, ठीक है, करेक्टनेस को कहते हैं। तो ये सारे टोन्स, ये सारे जो रिजर्व है, ये प्रूफ्स हमें नज़र आते हैं जनरल में। There is limited use of figurative language as it would have invited emotional responses। हमें लैंग्वेज का जो है लिमिटेड यूज़ नज़र आएगा। फिगरेटिव रिस्पॉन्सिव इन शॉर्ट, सर ये वर्ड जो है सर सूटेड है, ठीक है, शॉर्ट सर सूटेड और सेंसिबल अलाइनमेंट विद रियलिटी। And Jane Austen, in the true 18th century style, emphasizes reasons over passion, sense over sensibility। हमें उसकी जो अलाइनमेंट है, एक एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट होता है एडजस्टमेंट करना, ठीक है, रियलिटी एक वही चीज़ कि ये सारी चीज़ें एक लैंग्वेज लैंग्वेज को, इमोशंस को, जितने उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, जो उसके सेंसिबल करेक्टर्स हैं, सेंसिबिलिटी के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें और रियलिटी में, आयरनी में, इन सारी चीज़ों को मिल मिला के उसने बहुत ही एडजस्टमेंट एक क्रिएट की हुई है, बहुत ही बैलेंस के साथ इन सारी चीज़ों को एक लेके जो है ना उसने 18th सेंचुरी स्टाइल में ऐड किया हुआ है, उसके थ्रू ऐड किया हुआ है अपने नॉवल में।
तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए, बैलेंस मेंटेन रखते हुए इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना। And Jane Austen in the 18th century styles emphasizes reason over passion and sense over sensibility. हर चीज़ के पीछे उसने रीज़न जो है ना दिखाई है, पैशन इतना नहीं दिखाया, पैशन के ऊपर इसने रीज़न को तो जो है ना वो कहने के तरजीह दी। सेंस ओवर सेंसिबिलिटी, ये भी ये एक टर्म है, डिफरेंट टर्म है, एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। मैं समटाइम आपको कभी ड्यूरिंग लेक्चर या फिर यहीं पे किसी लेक्चर में जो है टॉपिक में आपको बता दूंगी। सेंस ओवर सेंसिबिलिटी वैसे कहते हैं कि सेंसिबिलिटी होता है कि सेंसिटिव होना किसी चीज़ का, तो उसका ये कहना था कि किसी चीज़ की सेंसिटिविटी पे भी अगर कोई चीज़ प्रेफर करती है तो वो उसकी सेंस है। हर एक चीज़ में आपकी रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एक्शंस के पीछे एक रीज़न होनी चाहिए, और हर एक्शन के पीछे जो हर सेंसिटिविटी के पीछे आपकी एक सेंस होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपके पास रीज़न हो, प्रॉपर सेंस हो, जिसमें आपकी लॉजिक बनती हो, ठीक है, किसी चीज़ में, किसी काम में, किसी स्टोरी में सेंस बनती हो। Thus, in her moralistic vision, in her emphasizes on organic unity of society, in her style, craftsmanship, in her diction, in her avoidance of romantic elements such as individualism and beauty of nature, she is truly the last exquisite blossom of the 18th century. ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो अभी मैंने रिसेंटली ही आपको डिस्कस करके बताए हैं। ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ सोसाइटी, हर स्टाइल, क्राफ्ट्समैनशिप यानी कि किसानों के बारे में, हर डिक्शन, डिक्शन होता है कि थॉट्स वगैरह को एब्स्ट्रैक्ट या आइडिया को स्टाइल, इन हर अवॉइडेंस ऑफ रोमांटिक एलिमेंट्स को अवॉइड करते हुए उसने जो इंडिविजुअल को सोसाइटी से बिलोंग करने का जो एक स्टाइल बताया है, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पे बात उसने नहीं की, ब्यूटी ऑफ नेचर पे उसने बात नहीं की, ठीक है। तो इसलिए उसे इन सारी चीज़ों को एक बैलेंस क्रिएट करते हुए लिखना, उनको मेंटेन रखना और क्रिटिसिज्म भी करना, आयरनी भी मेंटेन रखना और 18th सेंचुरी के स्टाइल को बड़ी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना जो है, इस वजह से उसको एक एक्सक्यूसाइड ब्लॉसम जो है ना 18th सेंचुरी का एक्सक्यूसाइड ब्लॉसम कहा गया है, एक पाइन फ्लावर किया गया है, फ्लावर किया गया है, ठीक है। एक्सक्यूसाइड होता है फाइनली मेड, किसी को अच्छी तरह से बनाना। शी इज मोर अ चाइल्ड ऑफ 18th सेंचुरी देन अ फॉर रनर ऑफ द 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म। 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म से बेहतर इसकी 18th सेंचुरी का जो एज अ चाइल्ड इसको देखा जाता है, वो क्या है कि एक 19th सेंचुरी में फॉरेनर कहते हैं एंसेस्टर्स को, यानी कि जो पिछले लोग आ रहे थे जिन्होंने रोमांटिसिज्म पे लिखा, और 19th सेंचुरी में भी उन्होंने रोमांटिसिज्म पे कुछ लोगों ने लिखा, वो पीछे से एक सिलसिला चलता आ रहा था, उस पे लोगों ने कंटिन्यू किया, लेकिन कह लें कि उसके निस्बत अगर हम इसकी बात करें तो एक बहुत ही फाइनेस्ट फ्लावर हमें नज़र आता है जेन ऑस्टन के थ्रू, ठीक है। 18th सेंचुरी का एक कह लें कि एक प्रीशियस पर्सनैलिटी या प्रीशियस चाइल्ड के तौर पे हमें नज़र आती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप कि आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी अब, क्योंकि इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करने का ड्यूरिंग लेक्चर मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो कोशिश करें कि जो कुछ आपको समझ ना आए उसको पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें खुद, फिर उसके मीनिंग कुछ अगर आपको नहीं समझ आते या सेंस नहीं समझ आती है उसको नेट में सर्च करें, फिर भी ना समझ आए तो फिर आप मेरे पास आए, ठीक है। सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आपको बेहतर पता है कि आप जब भी मुझसे पूछते हैं मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है, बताती रहती हूँ साथ साथ। सो बेस्ट ऑफ लक, और take care of yourself and remember me your prayers as well. So we'll see you in the next topic. Till then, Allah Hafiz.